आज हम अपने इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 2। इसमें आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम जितने भी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। फोर्स फोर्स क्या होता है? पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। या इसको हम न्यूटन को दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड भी हम इसको क्या कह सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ जो लॉज ऑफ मोशन था ये गिवन बाय न्यूटन, ये न्यूटन ने दिया था। लेकिन मदद किसकी ली थी इसने? एक्सपेरिमेंट। किसके एक्सपेरिमेंट की? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की इसने मदद ली थी। तो ये देखिए आपका क्या था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मतलब मास है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। चलिए यहाँ फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मोशन का फर्स्ट लॉ अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड, ऑप्शन ए इनर्शिया, ऑप्शन बी फोर्स, ऑप्शन सी कुछ और कह दे, तो आपका आंसर क्या आएगा? इनर्शिया। फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। इस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में रहेगी जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए उसको रोकने के लिए। ठीक है। अगर आप किसी बॉल को लुढ़का दें किसी फर्श पर तो वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर बॉल इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है किसको डिफाइन करता है? इनर्शिया को डिफाइन करता है। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। इनर्शिया के बाद ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इनर्शिया क्या होता है। तो देखिए इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपने अंदर होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। ठीक है। तो ये आप पर कोई फोर्स लगा है तो आप फोर्स की वजह से क्या होगा? पीछे की तरफ हटेंगे, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो चाहेगी कि आप पीछे ना हटें, आप वहीं रहें। तो ये क्या है? अपोजिंग फोर्स। वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है। इनर्शिया क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे है तो पोजीशन पे ही रहना चाहेगा। ठीक है। तो इनर्शिया क्या है? याद रखिएगा कि बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, बस इतना याद रखिएगा अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इनर्शिया किसके अंदर ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाई मास। यानी इनर्शिया हम कैसे नाप सकते हैं? मास के जरिए नाप सकते हैं। यानी कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट होगी तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया बढ़ेगा, सॉरी मास बढ़ेगा तो उसके साथ साथ इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास डिक्रीज हो जाएगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इनर्शिया है वो कितनी प्रकार का होता है, कितनी तरह का होता है? नंबर 1 है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नंबर 2 है इनर्शिया ऑफ मोशन, नंबर 3 है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स न लगाया जाए उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। ये अपोजिंग फोर्स जो भी लग रहा होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा होगा उसको अपोज करेगी और रेस्ट पर ही रहना चाहेगी ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी बस में बैठे हैं, बस भी रेस्ट पर है और आप भी रेस्ट पर हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है जब जब बस स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में क्या होता है? जो बस है वो मोशन में आ जाती है और आपकी जो बॉडी है वो क्या होती है? रेस्ट पर रहती है और रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसलिए क्या होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है और आपका इस बार भी हो सकता है आ जाए। इसमें इनर्शिया में से कोई भी पूछ लिया जा सकता है। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप बस के अंदर बैठे हैं और बस मोशन में है तो आपकी बॉडी भी मोशन में होगी। अचानक बस ने क्या किया? ब्रेक लगाए तो क्या होगा? आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी फॉरवर्ड आपका मूवमेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। इसी तरह से जब आप किसी बस से, चलती बस से कूदते हैं या आप चलती ट्रेन से कूद जाते हैं तो आपका जो फीट होते हैं, मतलब पैर जो होते हैं, वो क्या होते हैं? रेस्ट पर आ जाते हैं। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी होती है वो मोशन में रहती है और मोशन में ही रहना चाहती है। आप बस में जब होते हैं और जब कूदते हैं तो आपको थोड़ा सा उसके साथ चलना चाहिए, थोड़ा सा दौड़ना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं, वरना आप लुढ़कते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं, रोल करके आगे की तरफ गिर सकते हैं। ठीक है। चाहे वो बस हो चाहे आपकी ट्रेन हो।
और यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, कारपेट को झाड़ते हैं तो वहाँ जो पार्टिकल होते हैं वो गिर जाते हैं और जो कारपेट है वो साफ हो जाती है। तो जो पार्टिकल थे वो रेस्ट पर थे और रेस्ट पे रहना चाहते थे, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह से जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो भी क्या है, इसी की एग्जाम्पल हो जाएंगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। उसके बाद आगे चलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या शो करता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, जब भी हम किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली हमारी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज होती रहती है। यही क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जाम्पल हो जाएगी। आगे चलते हैं, हम यहाँ मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगी, इसलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। बस आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बस वही करें, क्योंकि हम एमयू से ही हैं, हमें पता है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्या क्या पूछा नहीं जाता। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ा रहे हैं और जो बेकार है वो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं भी एमयू का स्टूडेंट ही रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और जो मोमेंटम होता है बॉडी का, वो कैसे शो होगा, उसके मोशन की वजह से, ठीक है। जिस मान लीजिए अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक हल्की बॉडी है और एक भारी बॉडी है, और अगर उस हल्की बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, मोमेंटम भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट याद रखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड होती है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एक यहाँ मोमेंटम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोमेंटम इज द पावर ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ये पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में होती है, ठीक है। तो आपको मोमेंटम में सिर्फ ये याद रखना है कि वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है। दूसरा, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है। मोमेंटम का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके ऊपर हम एग्जाम्पल करा रहे हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है हमने, एग्जाम्पल नंबर 1, वर्ड विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन हैविंग अ मास, यानी एक स्टोन है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है। उसको फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो ये पूछ रहे हैं इसका मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम आपको मालूम है, मास ये आ गया, वेलोसिटी आ गई। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं। तो आपका मोमेंटम का आंसर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 × 2। तो ये आपका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें तो आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं, फोर्स कितनी तरह के होते हैं। पहला देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तीसरा बैलेंस फोर्स है और चौथा अनबैलेंस फोर्स है। हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर चलती है तब ये एग्जाम्पल किसकी होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स की होगी। जैसे आपने बॉल को किक किया, किसी बास्केटबॉल को आपने फेंका, या कार में आप पुश कर रहे हैं यानी धक्का लगा रहे हैं, या आप किसी दीवार के सहारे खड़े हैं, तो ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में सवाल आता है एग्जाम के अंदर, जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। तो यहाँ एमी में नहीं करके कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको हाँ वालों को याद रखिए। जैसे मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका टेंशन फोर्स है, ये भी आपको याद रखना है। टेंशन फोर्स क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, खींचते हैं दोनों तरफ से, इधर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं और इसमें इधर भी सब फोर्स लगा रहे हैं, तो ये टेंसाइल फोर्स की एग्जाम्पल हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मल फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स भी एक क्या है, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैकेनिकल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल हो जाएंगी। आगे चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे आपकी नाम से ही जाहिर हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा, दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर, क्या है इसकी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जब चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ एक दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सब आप एग्जाम्पल याद रखेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। तो आप कॉन्टैक्ट का याद रख लें, नॉन कॉन्टैक्ट का याद रख लें, तो कॉन्टैक्ट का आपको खुद ब खुद याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है और वो फोर्स दोनों तरफ से सेम रहे, इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। यानी रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी,
यहाँ से आपको देखिए फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। इनकी डायरेक्शन एक जाने वाला पॉजिटिव मान लें और आने वाला हम नेगेटिव मान लेते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये आपका बैलेंस फोर्स हो जाएगा। इसी तरह से अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 नहीं आएगा। देखिए एक 10 है और एक 5 है, तो यहाँ ये आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ एक एप्पल है जो पेड़ से गिर रहा है, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट की एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब जहाँ कोई कॉन्टेक्ट ना रहे किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है। इसी तरह से आपका पेड़ के पत्ते गिरना, रेन ड्रॉप गिरना, ये सब एग्जाम्पल हैं, आप देख लें। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ शो कर रखी हैं आपको। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट हैं आप ये देख लें। फ्री फॉल, लीव्स का फ्री से फॉल होना, फल का फॉल होना, रेन ड्रॉप का फॉल होना, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कह रहे हैं मास ऑफ अ गुड्स लॉरी इज 4000 kg। एक लॉरी है जिसका जो मास है वो 4000 kg है और उस पर जो सामान रखा हुआ है उसका मास है 20,000 kg है। अगर लॉरी मूव कर रही है 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो मोमेंटम पूछ रहे हैं क्या होगा। क्या करेंगे, टोटल मास निकाल लेंगे। ये आपका लॉरी का हो गया, ये गुड्स का हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा, 24,000 kg आ जाएगा यहाँ से। और हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकाल लेंगे। वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपका जो मोमेंटम आ गया 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका मोमेंटम आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, उसके बाद इनर्शिया पढ़ा था। अब सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड नियम कहते हैं। तो न्यूटन जो होता है वो सेकंड नियम क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ फोर्स को डिफाइन कर रहा है। आप इसको याद रखें, न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो क्या है, फोर्स को डिफाइन करता है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो बताइए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, तो किसको करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखें। तो अब यहाँ हम मैथमेटिकल इसका रिलेशन देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी लगेगी, तो यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी लग रही है। और यहाँ इनिशियल मोमेंटम है तो देखिए यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लगी हुई है। तो आप यहाँ एम कॉमन निकाल लेंगे, तो एम वी माइनस यू आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट हैविंग मास 25 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास 25 ग्राम है। ठीक है, थ्रो यूजिंग हैंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। उसको हाथ से फेंका गया है 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो मोमेंटम पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ख्याल रखेंगे यहाँ जो ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ किलोग्राम में देखिए कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा आंसर कितना है, 0.0025 kg पर मीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। आगे चलते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए आपने किसी पे फोर्स इतना लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, तो उतना ही वो आप पर लगाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ जो थर्ड लॉ है वो किसको डिफाइन करता है, एक्शन और रिएक्शन को। तो हमने फर्स्ट लॉ बताया था इनर्शिया को डिफाइन करता है, सेकंड लॉ बताया था फोर्स को डिफाइन करता है, और जो थर्ड लॉ बताया है वो एक्शन और रिएक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है वॉकिंग, यानी चलना। चल भी हम किस वजह से पाते हैं, थर्ड लॉ की वजह से। हम जो ज़मीन होती है उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं, बदले में ज़मीन हमें आगे की तरफ ढकेलती है। इसी तरह से बोर्ड पर अगर हम हैं तो बोर्ड से हम किनारे पर आते हैं। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, थर्ड लॉ का। उसके बाद रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्ड लॉ का। और उसके बाद रोलिंग ऑफ अ बोट, यानी बोट का चलना। तो रोइंग ऑफ बोट का मतलब क्या होता है, बोट का चलना। बोट जो हम चलाते हैं तो उससे चलाते हैं। ठीक है, मल्ला जब चलाते हैं तो एक लकड़ी का वो ले लेते हैं स्पैचुला टाइप, उसको पीछे करते जाते हैं पानी को, और बदले में वो बोट आगे चलती जाती है। ये भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन के एग्जाम्पल है, यानी न्यूटन का थर्ड नियम यानी थर्ड कानून। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें कह रहे हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका बराबर होता है कब, अगर कोई बॉडी चल रही है, एक बॉडी m1 है एक बॉडी m2 है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल u1 है और इसकी जो वेलोसिटी है u2 है। कोलिजन के बाद यानी स्ट्राइक होने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हो गई, एक की हो गई v1 और एक की वेलोसिटी क्या हो गई v2 हो गई। तो हमने यहाँ देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला लिख रखा है,
M1 V1 प्लस M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। यहाँ पूरा आपको डेरिवेशन नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो हमने लास्ट में बता रखा है। तो इसी को याद करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में। तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम इधर वाला, ये जो आपका लेफ्ट हैंड पर है ये मोमेंटम फॉर कोलिजन है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर लगना, और ये मोमेंटम है कोलिजन के बाद का। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को क्या कर सकते हैं हम, बराबर रख सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। ये रिकॉइलिंग ऑफ गन के केस में भी आएगा। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और टाइम का। यहाँ देखिए फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड होती है या फिर केजी मीटर पर सेकंड होती है। इम्पल्स का एक फॉर्मूला और है, पी एफ माइनस पी आई, यानी चेंज इन मोमेंटम। वहाँ क्या था, जो फोर्स था चेंज इन मोमेंटम वन टाइम, वहाँ शायद हमने टाइम नहीं लिखा है तो वहाँ हम टाइम लिख देते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो यहाँ हम टाइम लिख देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा ये फोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अपना थर्ड लॉ हो गया, ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ रिकॉइलिंग ऑफ गन का एक केस देख लेते हैं, जहाँ आपने एक बंदूक से गोली चलाई तो वहाँ क्या होगा, जो mg और vg लिखा है हमने, mg मतलब मास ऑफ गन, vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, mb क्या है, मास ऑफ बुलेट, और vb क्या है, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होगा, बैक साइड में होगी। अगर बैक साइड को आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो गोली जहाँ जा रही है वहाँ आप निगेटिव मान लेंगे। आगे चलते हैं हम, देखिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 20 ग्राम है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड। अब ये एक पिस्टल से निकली है जिसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो ये कह रहे हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी बताइए पिस्टल की क्या होगी। रिकॉइलिंग मतलब जो पीछे हटती है, इस पीछे हटने को हम क्या कहते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही लगाएंगे, एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एम जी वी जी इज इक्वल टू एम बी वी बी लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम करके दिखा देते हैं आपको। ये आपका जो वी जी दिया हुआ है, वी जी यानी वेलोसिटी ऑफ गन, ये हमारे पास नहीं है। इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम बी वी बी, क्या करेंगे, एम बी वी बी करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, मास से। किसकी मास से, जो आपका गन है इसकी मास से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो करेगा अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है। तो आपका जो एम बी है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नीचे 1000 लिख लेंगे और ये आपने 1000 लिख लिया है, ठीक है। तो ये आपका 1000 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा जब ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये आपका जो एम बी है वो कितना है, 150। यहाँ आपका कितना आ गया, 150 आ गया। और यहाँ जो आपका एम जी था पहले से वो कितना था, ये था 2 kg। तो यहाँ हमने 2 kg लिख दिया, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 1.5। तो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ गन कितनी आई, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, विद नेगेटिव साइन। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आ गया क्वेश्चन समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सेम यहाँ राइफल का केस है। यहाँ राइफल का मास दिया हुआ था 4 kg और इसको राइफल को हमने गनी मान लिया है। तो एम जी हमारे पास 4 kg है, वी जी हमें पता नहीं है। एम बी हमारे पास 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ से ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा वी भी दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। अब यह फॉर्मूला लगा दिया हमने और यहाँ से हमने वी जी को कैलकुलेट कर लिया, जो कितना है 0.141 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 100 ग्राम, एक का 200 ग्राम है और एक सेम लाइन में चल रही हैं दोनों। दोनों की स्पीड दी हुई है u1 u2 दिया हुआ है 1 और 2 और 1 मीटर, ठीक है।
उसके बाद ये कोलाइड करती हैं यानी टकराती हैं, और कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बतानी है आपको क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट थी, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी, ठीक है। और ये जो पहली ऑब्जेक्ट है इसने दूसरी ऑब्जेक्ट में टक्कर मारी, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी v2 में पता नहीं है, निकालनी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ 100 ग्राम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ ये 200 ग्राम है, हमने इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आपका u1 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और जो u2 है ये आपका 1 मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से v1 दिया हुआ है 1.67 और v2 हमारा पता नहीं है। हमने देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2v2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। देखिए क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल रहे हैं। तो देखिए m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। यहाँ से हमने सॉल्व किया और v2 को हमने कैलकुलेट किया और v2 की वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 1.167 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 में क्या कहा गया है। एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है जिसका मास 1 kg है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इसको एक जो लेग है इसके अक्रॉस फेंका गया है, ये लेग जमी हुई है और कुछ देर के बाद ये जो पत्थर है रुक जाता है, यानी 50 मीटर की दूरी कवर करने के बाद ये जो स्टोन है वो रुक जाता है। तो बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, हम वो निकाल लेंगे। और यहाँ पूछा गया है वैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बिटवीन स्टोन एंड आइस, आइस और स्टोन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो देखिए जब फेंका गया था तो इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, रुक गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और जो डिस्टेंस है 50 मीटर इसने कवर किया है। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाने के बाद हम यहाँ से एक्सलेरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए एक्सलेरेशन आ गया, माइनस का आएगा क्योंकि ब्रेक लगते हैं, जब मैंने बताया था आपको, जब मोशन पढ़ाया था आपको, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स निकालेंगे m बराबर m इंटू ए करके। तो जो आपका m है यहाँ क्या है 1 kg है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है 1 kg। देखिए यहाँ पर 1 kg है और यहाँ हम एक्सलेरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 4 न्यूटन आंसर आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ ये कह रहे हैं एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 kg है, ये एक बॉल से स्ट्राइक करता है और कितनी स्पीड से स्ट्राइक करता है 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ जो इसकी स्पीड है ये 30 मीटर पर सेकेंड, हमने ये पॉजिटिव मान ली है। और जब ये टकरा कर वापस आता है तो कितनी स्पीड से आता है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको हमने माइनस मान लिया है। पूछ रहे हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा, तो इम्पल्स पूछ रहे हैं क्या होगा। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम और पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। पी एफ आपका हो जाएगा एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई। तो हमने एम कॉमन निकाल लिया है, वी एफ हमारा 30 है और जो वी आई है हमारा -20, माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये आपका 50 आ गया। 50 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन सेकेंड या 5 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर, और हमारा चैप्टर जो आएगा अगला चैप्टर आएगा, बस लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें कह रहे हैं एक ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक ने क्या किया, ये क्या ये कह रहे हैं एक ट्रक है, ट्रक क्या है स्टार्ट हो रहा है रेस से, इसका मतलब यू आपका 0 हो गया। ये कह रहे हैं नीचे की तरफ उतर रहा है एक हिल से, तो और कांस्टेंट इसका एक्सेलरेशन है। और इस ट्रक का जो मास है वो कितना दिया हुआ है 7 टन दिया हुआ है, 7 मैट्रिक टन दिया हुआ है। और 1 टन कितने के बराबर होता है 1000 kg के बराबर। तो यहाँ कह रहे हैं ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर कितनी देर में 20 सेकंड में। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं और फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मैट्रिक टन। तो इसका इस पर जो फोर्स लग रहा है वो पूछ रहे हैं और जो इसका एक्सेलरेशन है वो पूछा गया है। तो देखिए हम यहाँ से निकाल रहे हैं, u आपका 0 है, t आपका 20 सेकंड है, s आपका 400 मीटर है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन लगाया हमने यहाँ पर, और सेकंड इक्वेशन मोशन लगाने के बाद जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ सॉल्यूशन करके छोड़ा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, हमारा मकसद है आपका कम समय में जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए। तो ये देखिए हमारा एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड है और जो आपका मास है वो कितना है 7000 kg, यानी 7 मैट्रिक टन को हम कहते हैं 7000 कह सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14000 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया फोर्स का। तो ये अगला चैप्टर है हमारा ग्रेविटी का, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।